सबसे पहले डॉट प्रोडक्ट है ना, स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट बिटवीन टू वेक्टर्स गिवन वेक्टर्स। होता क्या है, इसको पहले हम लोग सिंपली लिखें जैसा लिखा हुआ बुक में कि इफ टू वेक्टर्स आर गिवन, से a vector and b vector having certain angle, say theta, between the vectors, then dot product is defined as a vector dot b vector is equal to modulus of a vector modulus of b vector into modulus of b vector and cos of angle between them। चलो ठीक है, ये तो कोई बात नहीं है, डेफिनेशन के आधार पे उसका वैल्यू दिख गया। एंड इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। Scalar quantity means no directional values, but can be magnitude can be positive or negative, depends upon theta। यानी दोनों का जो डॉट प्रोडक्ट है वो तुम्हारा एक स्केलर क्वांटिटी देगा, यानी नो डायरेक्शनल पॉइंट, कोई डायरेक्शन नहीं देगा, बट इट्स मैग्नीट्यूड कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव, डिपेंड्स अपॉन दिस थीटा। थीटा अगर मान लो इफ थीटा इज लेस देन 90 डिग्री, तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर जो है वो ग्रेटर देन 0 होगा, यानी पॉजिटिव होगा, क्योंकि ये तो पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, ये दोनों ही पॉजिटिव है। तो मेरा cos थीटा अगर अक्यूट एंगल, थीटा अगर अक्यूट एंगल होगा तो cos थीटा भी पॉजिटिव होगा, तो एंटायर डॉट प्रोडक्ट विल बी पॉजिटिव। इफ थीटा इज ग्रेटर देन 90 डिग्री, तो cos थीटा जो होगा तुम्हारा क्या हो गया, cos थीटा इज लेस देन 0, हेंस तुम्हारा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज लेस देन 0, नेगेटिव। इफ थीटा इक्वल टू 90 डिग्री होगा तो cos 90 इक्वल टू 0, सो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू 0, मतलब ए वेक्टर परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर होगा फिर। ठीक है, ये वाला होगा। इसमें हम लोग आगे बढ़ेंगे, और भी बहुत सारी चीजें हैं जो भी जानेंगे। ये जस्ट एक इंट्रोडक्शन था कि हम लोगों का ये डॉट प्रोडक्ट होगा तो ऐसे होगा। लेकिन डॉट प्रोडक्ट का ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है, एक्चुअली डॉट प्रोडक्ट क्या रिप्रेजेंट करता है, डॉट प्रोडक्ट हम लोग क्यों करते हैं, और डॉट प्रोडक्ट एक्चुअली रिप्रेजेंट क्या करता है, ये हम लोगों ने क्लास 7 में सीखा था। तो तुम यू विल गेट सरप्राइज टू हियर कि क्लास 7 में कैसे सीखा था। क्लास 7 में तो वेक्टर नाम का कोई चीज ही नहीं था। इन क्लास 7 में हम लोगों को सिखाया गया था इनडायरेक्टली। यसु क्या था, तू तो क्लास किया, तुमको शायद याद हो। डॉट आई कैप होता है 1 और आई कैप डॉट जे कैप होता है 0। अरे वो तो बाद में सीखेंगे बेटा, डॉट का मतलब क्या होता है वो तो बात की बात है। वो तो क्लास 7 में नहीं सिखाया था ना। क्लास 7 में जो सिखाया था वो याद है, क्या सिखाया था या क्या बोले थे इससे पहले। नहीं, आपको दर्शनी, नहीं इसका याद है। ज्योमेट्रिकल मीनिंग कुछ पता है बेटा तुमको। सर ऐसा होता है शायद कि बी का वो कंपोनेंट जो ए के अलोंग है, और नहीं सर ये हमको नहीं पता। ठीक है चलो कोई नहीं, बताते हैं। तू लगभग सही जा रही थी। याद कर, इसको करने से पहले हम लोग करेंगे वो वाला जो नंबर लाइन में हम लोगों ने एलजेब्रा हम लोगों ने क्लास 7 में सीखा था, है ना। तो एलजेब्रा में हम लोगों को सिखाया गया था, क्या सिखाया गया था बच्चों, कि अगर मान लो ये 1 ये 2 ये 3 इधर था, और इधर में -1 इधर में -2 इधर में -3 था ना। तो हम लोगों को बताया गया था कि 2 इंटू -3 इक्वल टू होता है 2 इंटू 3 यानी 6, और प्लस माइनस माइनस सिखाया गया था ना। एक्चुअली में इसका मतलब ये है कि एक वेक्टर क्वांटिटी इधर है पॉजिटिव डायरेक्शन की ओर, दूसरा वेक्टर क्वांटिटी नेगेटिव डायरेक्शन की ओर, इसके बीच का एंगल जो है वो 180 डिग्री है। तो इसका मतलब ये होता है कि हम लोग एक्चुअली कुछ नहीं करते हैं कि दो वेक्टर ए यानी 2 वाला जो 2 इंटू 1 यानी तुम्हारा यूनिट वेक्टर है, इंटू 3 इंटू कॉस ऑफ 180 डिग्री लेते हैं, तब जाके ये वैल्यू बन जाता है 2 इंटू 3 इंटू -1, मतलब ये -6 हो गया। ये हम लोग को सिखाया गया था ना।
दो माइनस यानी -2 इंटू -3 इक्वल टू +6 होता है। क्यों होता है? क्योंकि -2 और -3 के बीच का एंगल 0 डिग्री होता है ना? इसी वजह से हाँ वो +6 होता है। तो ये हम लोगों को छोटे में, यहाँ पर हम लोगों को सिर्फ दो ही डायरेक्शन के बारे में बताया गया था, या तो 180 डिग्री या तो 0 डिग्री, ठीक है। लेकिन अगर कोई एंगल, तीसरा एंगल हो तो अपार्ट फ्रॉम 0 एंड 180 डिग्री, तो हम लोग कैसे उसको करेंगे और कैसे? एक्चुअली में हम लोग जब मल्टीप्लाई करते हैं ना किसी टू क्वांटिटीज को, तो सबसे पहले हम लोग उसको एक लाइन में लाते हैं। तो डॉट प्रोडक्ट का ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है वो हम लोग अभी देखने वाले हैं। ज्योमेट्रिकल, हाँ बोलो। सर यहाँ पर हम लोग जब 2 इंटू -3 कर रहे हैं तो यहाँ पर 2i इंटू 3 ऑफ -i वाला चीज क्यों हाँ नहीं हो सकता? हाँ बता, क्या बोल रही है? मतलब जैसे 2 इंटू -3 कर रहे हैं तो उसमें 2i हाँ, इंटू 3 इंटू -i। -3i, सही बोल रही है। तो ये हाँ करेंगे तो तभी माइनस। तो बेटा, तब तो इसका भी आंसर -6 ही होगा ना। हाँ तो सर मतलब हम लोग फिर वो कॉस वेरिटी वाला चीज क्यों लेने जाएंगे? एक्चुअली में तू जो बोल रही यूनिट वेक्टर के टर्म्स में, वो तो आया यहीं से है ना बेटा। क्यों i डॉट i इक्वल टू 1 लिखते हैं? वो आया कहाँ से? इसका मतलब तो यही है ना कि i डॉट का मैग्नीट्यूड, i डॉट का मैग्नीट्यूड cos ऑफ 0 डिग्री, यहीं से तो आया ना। तभी तो ये 1 हुआ। i का मैग्नीट्यूड यूनिट वेक्टर है तो ये 1 होता है, इसका यूनिट वेक्टर 1 होता है, cos 0 इक्वल टू 1 होता है, तभी ये 1 होता है। और i डॉट माइनस आई जो तुम अभी बोल रही थी कि सर ऐसा क्यों नहीं लिखते हैं, दोनों का मतलब तो एक ही हुआ ना। ये i डॉट माइनस आई अगर करोगे तो इसका मतलब क्या हो गया? i का मैग्नीट्यूड माइनस i का मैग्नीट्यूड, और इन दोनों के बीच का एंगल कितना है? cos 180 डिग्री। अल्टीमेटली तो वही होना है, 1 1 -1 यानी -1। समझ में आया? हाँ हाँ सर। एक ही चीज तो हम लोग कर रहे हैं, यानी वही चीज यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं, है ना। तो ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या कहता है ये समझ। ज्योमेट्रिकल कह सकते हो इंटरप्रिटेशन। ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ डॉट प्रोडक्ट। क्या है ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन? ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन है ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन इज सेइंग दैट, तू अभी बोल रही थी वही बात कि एक्चुअली में हम लोग प्रोडक्ट तभी कर सकते हैं व्हेन वी टेक बोथ क्वांटिटीज ऑन अ सेम लाइन, ठीक है। तो क्या करना है हम लोग, ये ए वेक्टर है, बी वेक्टर का शैडो या प्रोजेक्शन क्या करेंगे? बी वेक्टर का प्रोजेक्शन हम लोग जिसको कंपोनेंट भी कहते हैं, ठीक है, कंपोनेंट को क्या करेंगे? ए वेक्टर के अलोंग डालेंगे। एक्चुअली डॉट प्रोडक्ट इज नथिंग बट magnitude of one vector with projection of another vector upon the first vector, उन दोनों के मैग्नीट्यूड का मल्टीप्लिकेशन ही है। तो बी वेक्टर का जो प्रोजेक्शन है, प्रोजेक्शन यानी शैडो या यूं कह लो कंपोनेंट, इसका इस पे अगर लाइट ऐसे करके डालोगे तो इसका जो प्रोजेक्शन या शैडो जो बनेगा वो क्या बनेगा? अपॉन ए पे ये बनेगा, which is nothing but what? Component of b vector along a vector. So this will be nothing but what? b cos theta. तो डॉट प्रोडक्ट इज नथिंग बट व्हाट? ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का मतलब होता है ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड के साथ में बी वेक्टर के कंपोनेंट या प्रोजेक्शन का मल्टीप्लिकेशन। यही है इसका ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन। और ऐसा क्यों किया गया? ऐसा इसलिए किया गया बिकॉज वी वांट टू मल्टीप्लाई टू क्वांटिटीज सच दैट दे शुड बी ऑन सेम लाइन। तो ये सेम लाइन में होने के लिए यही तरीका है, एक का प्रोजेक्शन दूसरे में डाल दो, उसका प्रोडक्ट कर दो, ठीक है। ये समझ में आया सबको? दर्शनी समझ में आया? हाँ सर। हाँ तो ये हो गया तुम्हारा इसका ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन। इसका यूज भी है और इसका यूज थोड़ी देर बाद हम लोग सीखेंगे। तो ये था मेरा, दैट्स व्हाई इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, जैसे कि अलजेब्रा में हमारा स्केलर क्वांटिटी होता था। ओके,
अब यहाँ पे सम स्टैंडर्ड हम लोग यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट करेंगे, डॉट प्रोडक्ट ऑफ सम स्टैंडर्ड वेक्टर्स। तो आई डॉट आई तुम लोगों को पता है 1, आई डॉट जे तुम लोगों को पता है 0, क्यों, बीच का एंगल क्या है 90 डिग्री है। आई डॉट के इज इक्वल टू 0, आई डॉट जे, अच्छा यहाँ पर लिखा नहीं हम लोगों ने, आई डॉट माइनस आई क्या होगा -1 है ना, आई डॉट ऑफ माइनस आई इज इक्वल टू -1, तो ये भी -1 है। इसी तरह से सभी का होता है, ये इसका जे डॉट जे अगर 1 होगा तो जे डॉट या माइनस जे डॉट जे -1 होगा, बाकी सारा 0 होगा। के डॉट के भी 1 होगा, इट्स वेरी सिंपल, माइनस के डॉट के भी -1 होगा। इस तरह से हमारा होता है, यानी दो डिफरेंट डायरेक्शंस दो डिफरेंट म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन का डॉट प्रोडक्ट 0 ही होता है। ये हम लोगों ने देख लिया। ये क्यों सीखा, क्योंकि हमारा वेक्टर जो है ए वेक्टर और बी वेक्टर, हमारा जो गिवन वेक्टर है, यहाँ पे द वर्ड इज बीइंग यूज्ड इज गिवन वेक्टर, राइट। तो गिवन वेक्टर को हम लोग क्या करते हैं, कंपोनेंट के टर्म्स में एक्सप्रेस करते हैं, स्टैंडर्ड कंपोनेंट्स। तो यहाँ पे एक काम करेंगे हम लोग, टू गेट द एंगल बिटवीन, टू कैलकुलेट एंगल बिटवीन टू गिवन वेक्टर्स। तो लेट यहां पर करते हैं, लेट ए वेक्टर इज गिवन एज, इसका एक्स कंपोनेंट ए एक्स आई कैप, ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप। सिमिलरली बी वेक्टर जो है वो क्या है, बी वेक्टर है तुम्हारा बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। चलो सबसे पहले हम लोग इसका डॉट प्रोडक्ट करेंगे। डॉट प्रोडक्ट करने से पहले एक काम कर लेते हैं, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना, √ओवर ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर, ये हम लोगों ने पहले देखा हुआ है। बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा, √ओवर बी एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस बी जेड स्क्वायर, ठीक है। नाउ ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर मतलब क्या, ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप के साथ में डॉट प्रोडक्ट बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। अब यहां पर देखो, इस जगह में आई डॉट आई 1 होगा, आई डॉट जे 0, आई डॉट के 0। सिमिलरली जे डॉट जे 1 होगा, बाकी जे डॉट के 0 होगा और जे डॉट आई भी 0 होगा। तो अपने को सिर्फ ये दोनों का प्रोडक्ट मिलेगा, ये दोनों का प्रोडक्ट मिलेगा और ये दोनों का प्रोडक्ट मिलेगा। तो इसका वैल्यू हो जाएगा सिंपली ए एक्स बी एक्स आई डॉट आई 1 प्लस ए वाई बी वाई जे डॉट जे इक्वल टू 1 और ए जेड बी जेड के डॉट के इक्वल टू 1। ये सबको समझ में आ गया है, होप, ठीक है, हाँ सर। क्लियर है, वेरी गुड। तो चलो, तो ये समझ में आ गया, अच्छी बात है। अब हम लोग क्या करेंगे, जो हम लोगों ने फॉर्मूला सीखा था उसी फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे। सो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू, वी नो दैट ए वेक्टर्स मैग्नीट्यूड बी वेक्टर्स मैग्नीट्यूड कॉस ऑफ थीटा। अपने को तो एंगल चाहिए दोनों के बीच में, सो कॉस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर डिवाइडेड बाय ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। दिस इज द स्टोरी। तो इसका वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, ए एक्स बी एक्स, इसको हम लोग शॉर्टकट में लिखते हैं, पहले इसको सिंपल वे में लिख दें, ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड डिवाइडेड बाय √ओवर ए एक्स स्क्वायर ए वाई स्क्वायर ए जेड स्क्वायर को समेशन करके लिखते हैं ऐसे, ए एक्स स्क्वायर इनटू √ओवर समेशन ऑफ बी एक्स स्क्वायर। ऊपर वाले को भी समेशन के टर्म्स में लिखते हैं, यानी समेशन ऑफ, इसको ए एक्स बी एक्स लिखते हैं, नीचे वाले को समेशन स्क्वायर रूट ऑफ, इसको लिख सकते हो ऐसे, समेशन ऑफ ए एक्स स्क्वायर इनटू समेशन ऑफ बी एक्स स्क्वायर। ये हो गया तुम्हारा कॉस प्रोडक्ट, ए कॉस थीटा।
दोनों के बीच का एंगल। अब यहां से स्पेशल केस। स्पेशल केस क्या? कॉमन सेंस की बात है, अगर मान लो ये दोनों वेक्टर 90 डिग्री होगा तो cos 90 इक्वल टू 0 होगा, है ना? cos 90 इक्वल टू, यानी ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अगर 0 हुआ, कब 0 होगा? जब ए वेक्टर परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर हो, यानी थीटा इक्वल टू 90 डिग्री होगा। तब न्यूमरेटर 0 होगा, डिनोमिनेटर कुछ भी हो सकता है ना? तो यहाँ पे हम लोग स्पेशल केस 1 करते हैं। स्पेशल केस 1, if a vector dot b vector equal to 0, that is a vector perpendicular to b vector, तो यहां से थीटा इक्वल टू 90 डिग्री होना है, मतलब तब न्यूमरेटर मेरा 0 होगा, cos थीटा इक्वल टू 0, मतलब cos 90 इक्वल टू 0, मतलब ax bx प्लस ay by प्लस az bz, ये वाला पोर्शन 0 होगा। केस 2, if a vector is parallel to b vector, अगर पैरेलल होगा तो क्या होगा? cos थीटा या cos थीटा इक्वल टू क्या हो सकता है? थीटा इक्वल टू जनरली या तो 0 डिग्री होगा और 180 डिग्री होगा, दोनों में से कुछ एक होगा। मतलब cos थीटा विल बी इक्वल टू प्लस माइनस 1, है ना? ये होगा। और इसका मतलब क्या? अगर मैथमेटिकली देखोगे तो उसका मतलब यही है कि ax bx का समेशन डिवाइडेड बाय रूट ओवर ax स्क्वायर इनटू रूट ओवर bx स्क्वायर का समेशन का स्क्वायर रूट, दिस मस्ट बी इक्वल टू प्लस माइनस 1। यहां से बहुत लेंदियर हो जाएगा और कैलकुलेशन तुम लोगों को बल्कि लगेगा। इससे एक आसान तरीका है, आसान तरीका ये है कि अगर ax, तो इसमें कंडीशन चाहिए ना अपने को, जैसे यहाँ पे कंडीशन मिला। क्या कंडीशन मिला बच्चों? कि अगर वो परपेंडिकुलर है तो ax प्लस ax bx प्लस ay by प्लस az bz इक्वल टू 0 होगा। इसमें भी एक कंडीशन आना चाहिए, वो कंडीशन ये वाला बहुत बल्कि कंडीशन है। इसी से डिराइव होकर जो कंडीशन आता है उसको दूसरे तरीके से दिखाते हैं। इफ a वेक्टर इज पैरेलल टू b वेक्टर है, सो वी कैन राइट, ऐसे देखो, ये वेक्टर है, इसके पैरेलल में बी वेक्टर है, दोनों का मैग्नीट्यूड थोड़ा अलग अलग होगा ही, सो वी कैन राइट, पैरेलल शिफ्टिंग है ना, तो वी कैन राइट कि बी वेक्टर इक्वल टू या ए वेक्टर इक्वल टू क्या लिख सकते हैं अपने? लैम्डा इनटू बी वेक्टर, वेयर लैम्डा इज अ कांस्टेंट, लैम्डा टाइम्स ऑफ बी वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर। लैम्डा इक्वल टू कुछ भी हो सकता है, 1/3 हो सकता है, हाफ हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 2.5 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ये बात समझ में आया सबको? अगर वो पैरेलल है तो ऐसे लिख सकते हैं। तो सर ये सिर्फ मैग्नीट्यूड वाइज ही बताएगा ना कि क्या बताएगा? मतलब अगर लैम्डा यूज कर रहे हैं, मतलब ए कितना टाइम्स है बी का मैग्नीट्यूड के? तो बेटा लैम्डा अगर मान लो -2.5 होता तो क्या बताता हूँ? हाँ हाँ, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन, दोनों ही बताता ना, यानी इसमें दोनों हाँ, बातें इंक्लूड आती। बट ऑब्वियसली इफ टू वेक्टर्स आर गिवन अकॉर्डिंगली लैम्डा विल टेक अ वैल्यू, है ना? ठीक है, हाँ लैम्डा का सर, वैल्यू हाँ। उसी के अकॉर्डिंग हो जाएगा। ओके, तो इस केस में फिर क्या होगा? इस केस में हम लोग लिख सकते हैं, जब ऐसा है तो ऐसा लिख ही सकते हैं, ax i कैप प्लस ay j कैप प्लस az k कैप इज इक्वल टू लैम्डा इंटू bx i कैप प्लस by j कैप प्लस bz k कैप, है ना? तो यहां से अपने एक बात तो लिख ही सकते हैं, इक्वेटिंग द कोफिशिएंट ऑफ i कैप j कैप एंड k कैप इन बोथ साइड। तो क्या लिख सकते हैं? ax मस्ट बी इक्वल टू लैम्डा bx, मतलब ax by bx मस्ट बी इक्वल टू लैम्डा। सिमिलरली ay इक्वल टू लैम्डा by, मतलब ay by by मस्ट बी इक्वल टू लैम्डा। और यहां से az इक्वल टू लैम्डा bz, मतलब az by bz इक्वल टू लैम्डा। Hence we conclude that ax by bx must be equal to ay by by must be equal to az by bz and that must be equal to lambda.
और लैम्डा इज नथिंग बट, क्या लिख सकते हो, मॉड ऑफ इज नथिंग बट व्हाट, मॉड ऑफ ए वेक्टर्स डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ बी वेक्टर्स। समझ में आया? ठीक है। हाँ सर। या प्लस माइनस दोनों हो सकता है। हाँ, बोला सर प्लस माइनस क्यों लिखे, क्योंकि लैम्डा का वैल्यू देखो अच्छे से, जब दोनों में मॉड करेंगे तो मॉड लैम्डा आएगा ना बेटा। तो मॉड लैम्डा तो अपने को चाहिए नहीं, अपने को तो प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है, वैल्यू लैम्डा ले रहे हैं, है ना, इसीलिए यहाँ पे प्लस माइनस होगा। ये बात समझ में आया? कंडीशन समझ में आया? हाँ सर। वेरी गुड। तो अब हमारे पास ये दो कंडीशन है, यानी जिससे हम लोग को ये पता चल जाएगा कि दो वेक्टर्स जो है वो तुम्हारा ऑल्टरनेटिवली अगर ऐसे कुछ रिलेशन दिया हो तो हम लोग आराम से कह सकते हैं कि वो पैरेलल है या परपेंडिकुलर है, एटलीस्ट तो कहा ही जा सकता है अगर ऐसा दिया हो। जैसे एग्जांपल लेते हैं पहले, मान लो यहाँ पे दिया हुआ है इफ एग्जांपल, इफ a vector equal to 5 I cap plus 6 t j cap minus 3 k cap and b vector equal to 2 minus t I cap plus t j cap minus 2 k cap। ठीक है। अब यहां से तुमसे पूछेगा फाइंड दी पॉसिबल वैल्यूज ऑफ t for which a vector perpendicular to b vector। तो क्या करेंगे अपने भाई, परपेंडिकुलर मांग रहा है तो मतलब क्या, ax bx प्लस ay by प्लस az bz मस्ट बी इक्वल टू 0 होगा। तो इसका सोल्यूशन कैसा होना चाहिए फिर, सोल्यूशन में 5 इंटू 2 माइनस टी प्लस 6t इंटू टी माइनस 3 इंटू माइनस 2 मस्ट बी इक्वल टू 0। समझ में आया सबको? ये सबको समझ में आया? हाँ सर। हाँ सर। ठीक है। तो ये हो गया 10 माइनस 5t प्लस 6t स्क्वायर माइन प्लस 6 इक्वल टू 0। मतलब 6t स्क्वायर माइनस 5t प्लस 16 इक्वल टू 0। तो अब बता दो कॉमन सेंस से ये वाला क्या सही होगा या नहीं होगा? तो इसमें क्या होगा, t बिलोंग्स टू, देयर इज नो रियल नंबर, नो सच। अच्छा एक काम करते हैं, रियल नंबर बनाना है ना, तो रियल नंबर बनाने के लिए एक काम कर देते हैं, इसको एक काम करते हैं। हाँ बेटा एक मिनट। हाँ प्लस कर दिया। हाँ तो प्लस कर देंगे तो इसमें क्या हो जाएगा बच्चों, क्योंकि इधर कोई रियल नंबर नहीं आ रहा है। तो ये कर देने से यहाँ पे क्या आ जाएगा, -2। तब भी नहीं आ रहा, नहीं आ जा रहा, तब आएगा, तब आ जाएगा, तब आ जा रहा है। तब क्या आ जा रहा है तुम्हारा, ये 6t स्क्वायर माइनस 5t और ये हो जा रहा है +8। आ रहा है क्या? नहीं तब भी नहीं आ रहा ना, तब भी नहीं आ रहा बच्चा लोग, फालतू डेटा हो जा रहा है। ठीक है, तो ये इसमें भी t का वैल्यू नहीं आ रहा, मतलब थोड़ा ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड बनाने के चक्कर में क्वेश्चन बिगड़ जा रहा है। इजी बना दे रहा है, चलो क्वेश्चन इजी हो जाएगा। अब कर ले, अब आ जाएगा। ठीक है 10 और ये वाला -2 12 हो जाएगा। ठीक है अब आ जाएगा। अब ठीक है, तो क्या आ गया तुम्हारा, अब ये वैल्यू आ गया 5 इंटू 2 प्लस 6t इंटू टी और ये +1 इंटू -2। ठीक है, दिस इज इक्वल टू 0। तो यहां से आ गया 6t स्क्वायर प्लस 8 इक्वल टू 0। सो t स्क्वायर इक्वल टू, सच्ची इतना गड़बड़ हो रहा है ना,
60, इसको माइनस करना पड़ेगा रे, क्या बोले। अच्छा तो माइनस कर दे इसको, तो इसको माइनस करने से इसमें इधर भी माइनस कर देते हैं, माइनस हो जाएगा। आप सही है, तो ये हो जाएगा -12, चेंज करना पड़ रहा, -12। तो अब टी स्क्वायर इक्वल टू 6, टी स्क्वायर इक्वल टू 12 आया, और यहां से क्या आया, टी स्क्वायर इक्वल टू आ गया कितना, 2, तो टी का वैल्यू आ जाएगा ±√2। ठीक है, समझ में आया? हाँ समझ में सर। आया बच्चों को? ठीक है, तो ये क्वेश्चन है तुम्हारा, इस तरह से उसके वैल्यूज को निकालना पड़ेगा, बहुत सिंपल था। अब दूसरा क्वेश्चन कुछ इस तरह से हो सकता है, मान लो ऐसे दिया हुआ है, एग्जाम्पल 2, इफ a vector equal to 2i cap minus 3 lambda j cap plus 5 k cap and b vector equal to दिया हुआ है तुम्हारा i cap plus 2 j cap minus alpha k cap. Find the value of alpha plus lambda such that a vector parallel to b vector. तो क्या करना चाहिए यहाँ पे, इस केस में क्या करना चाहिए? चलो जो हम लोगों ने सीखा बस वही करते हैं। ax by bx must be equal to ay by by must be equal to az by bz। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा सॉल्यूशन में, सॉल्यूशन हो जाएगा इसका 2/1 must be equal to -3 lambda by 2 must be equal to 5 by minus alpha। तो देखो यहाँ से अल्फा का वैल्यू मिल जाएगा, और यहाँ से लैम्डा का वैल्यू मिल जाएगा, और यहाँ से अल्फा का वैल्यू मिल जाएगा। तो चलो पहले हम लोग लैम्डा का वैल्यू निकालते हैं। तो -3 लैम्डा बाई 2 इक्वल टू 2, सो लैम्डा इक्वल टू आ जाएगा -4/3। ठीक है, और यहाँ से हम लोगों को मिल जाएगा 2 इज इक्वल टू 5 बाई माइनस अल्फा, मतलब अल्फा का वैल्यू हो गया तुम्हारा -5/2। सो अल्फा प्लस लैम्डा का वैल्यू हो जाएगा तुम्हारा -5/2 -4/3, सो इट विल बी इक्वल टू 6, एंड कितना हो जाएगा बच्चों, 3 - 15, और ये हो जाएगा -8, सो इट विल बी -23/6, -23/6। समझ में आया? हाँ सर। यशु समझ में आ गया? हाँ समझ में आ गया। चलो अच्छी बात है। तो ये कंडीशन था जिसमें हम लोग को ये, इसका सबसे वाइटल रोल है तुम्हारा, क्या नाम उसका, एंगल निकालना और साथ में कंपोनेंट निकालना। जैसे इस तरह का सवाल आता है, अभी तक याद है तुम लोगों ने किया था कि कोई एक वेक्टर दिया हुआ उसका कंपोनेंट निकालना है ना। तो कंपोनेंट हम लोग क्या करते थे, स्टैंडर्ड डायरेक्शन में कंपोनेंट। अब क्या होगा, हम लोगों को स्टैंडर्ड डायरेक्शन में कंपोनेंट नहीं निकालना। जैसे यहाँ पे दिया हुआ टू फाइंड वेक्टर कंपोनेंट, और ये बहुत काम करता है, बहुत आगे चल के इसका यूजफुल रोल है। टू फाइंड वेक्टर कंपोनेंट ऑफ अ गिवन वेक्टर along another given vector and perpendicular to the another given vector by another given vector, सेकेंड वेक्टर जो है, मतलब ए वेक्टर एक दिया हुआ तेरे हाथ में, ध्यान से सुनना, दूसरा एक वेक्टर है बी वेक्टर,
तुमसे पूछ रहा है कि ए वेक्टर का दो कंपोनेंट निकालो, एक कंपोनेंट बी वेक्टर के अलोंग होना चाहिए और दूसरा कंपोनेंट परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर होना चाहिए। यानी इस कंपोनेंट का नाम हम लोग देंगे ए पैरेलल वेक्टर और इस कंपोनेंट का नाम देंगे ए परपेंडिकुलर वेक्टर। मतलब दैट इज ए पैरेलल वेक्टर इज पैरेलल टू बी वेक्टर and a perpendicular vector is perpendicular to b vector। ये a वेक्टर जो है ये मेरे हाथ में गिवन है, तो अपने निकालेंगे कैसे? क्वेश्चन समझ में आया बच्चा? हाँ लोग क्वेश्चन सर। समझ में आया? तो ये हम लोगों के लिए बहुत वाइटल रोल प्ले करता है और ये वाला डॉट प्रोडक्ट का सबसे बेहतरीन मतलब सबसे अच्छा पार्ट है जिसको यूज करके हम लोग आगे चल के बहुत अच्छा अच्छा सम भी बनाएंगे बहुत आसानी से। तो ये चीज सीखना बहुत जरूरी है, ये चीज जानना जरूरी है। कैसे करेंगे? बहुत सिंपल है, चलो देखो। ए वेक्टर को बी वेक्टर के पैरेलल में तोड़ना है, तो नेचुरली ए वेक्टर का जो कंपोनेंट है जो ए पैरेलल है मस्ट बी व्हाट मेकिंग द सेम एंगल एज दैट ऑफ बी वेक्टर। यानी यहां पर अगर थीटा है और ए वेक्टर को यहां पे उठा के रख दोगे तो ये भी थीटा एंगल ही बनाएगा, है ना? तो एक्चुअली में यहाँ पे लिख सकते हो ए पैरेलल इज इक्वल टू नथिंग बट व्हाट ए cos थीटा, एज ए पैरेलल इज इक्वल टू नथिंग बट ए cos थीटा। और ए cos थीटा को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ए बी cos थीटा बाई बी। ए बी cos थीटा को कैसे लिख सकते हैं? ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, और बी क्या है? बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड है। तो ये बन गया ए पैरेलल का, क्या बन गया? ए पैरेलल का मैग्नीट्यूड। अपने को तो वेक्टर चाहिए था, तो यहां से हमको मिल गया, क्या मिल गया बच्चों? सो ए पैरेलल इज इक्वल टू क्या मिल गया? ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर डिवाइडेड बाय बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। हेंस ए पैरेलल वेक्टर क्या होगा? ए पैरेलल वेक्टर होगा कुछ नहीं, ए पैरेलल का मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन। डायरेक्शन किधर है? बी वेक्टर के डायरेक्शन में है, तो बी कैप लेंगे। बी वेक्टर का डायरेक्शन में मतलब बी वेक्टर का यूनिट वेक्टर की ओर है, तो बी वेक्टर का यूनिट वेक्टर इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हम लोग लिख सकते हैं ए पैरेलल वेक्टर इक्वल टू ए पैरेलल का मैग्नीट्यूड जो हम लोग को मिला ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर डिवाइडेड बाय बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, और उसके साथ में बी कैप को मल्टीप्लाई करना है, यानी बी वेक्टर डिवाइडेड बाय बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड को मल्टीप्लाई करना। एक ही बात है ना इसका मतलब। तो फाइनली मेरा बन गया ए पैरेलल वेक्टर यानी वेक्टर कंपोनेंट इज ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर डिवाइडेड बाय बी वेक्टर के मॉड का स्क्वायर इनटू ये वाला पूरा स्केलर क्वांटिटी है, इसके साथ में बी वेक्टर मल्टीप्लाई कर दो, हो गया। ये समझ में आया बच्चा? यसु समझ में आ रहे? हाँ समझ में आ गया। दर्शनी कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ। नहीं सर, समझ में आ गया। आ गया ना? चलो अच्छी बात है। अब दर्शनी थोड़ा सा दिमाग ला के बोल तो बेटा, इस पिक्चर को देख के बता सकती है ए परपेंडिकुलर कैसे निकालेंगे? ए परपेंडिकुलर वेक्टर और उसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे? यूजिंग डॉट प्रोडक्ट ओनली। बोल रहे? सर एक मिनट। सर हम लोग ये साइन थीटा लेंगे कि नहीं? वो तो कॉस थीटा। तो बेटा तू साइन थीटा लेगी, तुमको थीटा पता है? पहले तो तुम थीटा निकाल के उसको फिर साइन थीटा करेगी। इजंट टू बल्की थिंग। अच्छा वो निकाल भी लो, चलो मान लो ए साइन थीटा मिल भी गया तेरे को, मान लेते हैं, उससे तुम्हारा डायरेक्शन फिर कैसे निकालेगी? तेरे को तो एक यूनिट वेक्टर भी चाहिए ना। तो वो कैसे निकालेगी?
बहुत कॉमन सेंस से इसका आंसर दे सकते हैं, और वो भी एक लाइन में। अभी तुम लोगों ने जो देखा, क्या देखा बच्चों, कि तेरा ए वेक्टर का ही दो कंपोनेंट है, ए पैरेलल वेक्टर और ए परपेंडिकुलर वेक्टर। तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, ए वेक्टर इक्वल टू ए पैरेलल वेक्टर प्लस ए परपेंडिकुलर वेक्टर, लिख सकते हैं ना? उसी के तो कंपोनेंट है। तो ए परपेंडिकुलर वेक्टर को क्या लिख सकते हैं हम लोग, ए वेक्टर माइनस ए पैरेलल वेक्टर। ए पैरेलल वेक्टर तो अभी मिल गया, और ए वेक्टर तो दिया हुआ है ना? तो इससे आपको यहाँ पर सो ए परपेंडिकुलर वेक्टर इक्वल टू क्या लिखेंगे, ए वेक्टर माइनस ए पैरेलल वेक्टर का वैल्यू क्या होगा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर डिवाइडेड बाय बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इनटू बी वेक्टर। ये बन गया ए परपेंडिकुलर वेक्टर का क्या, वेक्टर फॉर्म। और इसका ये क्या होगा, मैग्नीट्यूड क्या होगा, इसी का ये जो रिजल्ट आएगा, इस रिजल्ट का मैग्नीट्यूड। समझ में आया? समझ में आया? हाँ सर आ गया। चलो तो इसका एग्जांपल लेते हैं, बिना एग्जांपल का कैसे बनेगा, है ना? चलो करते हैं, लिख लो, सभी नोट डाउन करो, इसको भी नोट डाउन करो, इसको भी नोट डाउन करो। क्या नोट डाउन? हाँ सर हो गया। यशु हो गया? एक मिनट। हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं। ध्यान से देखो, एग्जांपल लेते हैं। इफ ए वेक्टर इक्वल टू दिया हुआ तुम्हारा आई कैप माइनस 2j कैप एंड बी वेक्टर इक्वल टू दिया हुआ है j कैप प्लस 3k कैप। थोड़ा सा डेटा आसान लेते हैं, तुम लोगों के लिए आसान होगा। इसको प्लस लगा दे, हाँ, इसको माइनस कर दे, माइनस 3k कैप। ठीक है, अच्छा ये हो गया। अब तुम लोगों से यहां पे ये पूछ रहा है, फाइंड वेक्टर कंपोनेंट ऑफ a vector that is perpendicular to b vector. Also find its magnitude. चलो use it. ये वेक्टर कंपोनेंट लिखा है, जब वेक्टर कंपोनेंट लिखेगा मतलब यू नीड टू गेट ए परपेंडिकुलर वेक्टर, और अगर सिर्फ लिखता कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर दैट इज परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर, तब उसका मतलब मैग्नीट्यूड, वही वेक्टर कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड, यानी ए परपेंडिकुलर मांग रहा है, ए परपेंडिकुलर का मैग्नीट्यूड मांग रहा है। ठीक है, सिमिलरली अगर मान लो ये पूछता कि फाइंड कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर पैरेलल टू बी वेक्टर, मतलब क्या मांग रहा है, दैट इज ये मांग रहा है, ये मांग रहा है।
इसका मतलब अब जहां यहाँ पे लिख देता वेक्टर कंपोनेंट, तब बोलता वो ए पैरेलल वेक्टर मांग रहा है। ठीक है, ये याद रखना तुम लोग। चलो बनाओ, पहले वाले को बनाओ, क्योंकि पहले इसको बनाने के लिए ही तुम्हारा ये तो बना निकालना ही पड़ेगा। आगे बढ़ो। एक बार वो पिछला वाला पेज दिखाए ना। तो फॉर्मूला पूरा नहीं लिखा क्या? नहीं पूरा लिख लिया, लेकिन आई थिंक गलत है। हाँ। ठीक है, चल वापस आ जा। दर्शनी कुछ आया कैलकुलेशन के बाद? हाँ सर, 1 मिनट, वो लास्ट वाला पढ़। सर पहला वाला 5i कैप प्लस 9j कैप प्लस 3k कैप बाय 5 होगा। क्या बने? अच्छा एक काम करना, तो तुम्हारा सॉल्यूशन अब कैसे हम समझेंगे? तुम सॉल्यूशन अगर देख भेजती तो अच्छा रहता। भेज सकेगी? हाँ सर, 1 मिनट भेजते हैं। ग्रुप में भेज, देखेंगे। सर भेज दिया। भेज दी, चल देखते हैं। आया, देखिए क्या बनाई बच्चा। सही है, ए वेक्टर आई कैप प्लस 2j कैप 2/10 यानी 1/5 j कैप माइनस 3k कैप। ठीक है, इससे माइनस की मतलब 1/5 है। ठीक है, और ये हो जाएगा तुम्हारा में 5i कैप प्लस 9j कैप। 9j कैप होगा ना रे, 10j कैप लिख, अच्छा एक साथ में कर दी। 9j कैप और इसके बाद फिर जाके माइनस, उसके बाद क्या हो गया, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस 3k कैप बाई 5। बिल्कुल सही, सही बनाई है। ठीक है, बाई 5 ही है ना, लास्ट वाला दिख नहीं रहा, कटा हुआ लग रहा है। नहीं, बाई हाँ सर 5 वो ही है ना? 5 ही है। हाँ 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 सर। तो 5i कैप प्लस 9j कैप प्लस 3k कैप, ये प्लस 3k कैप। हाँ बोल यसो। हमको समझ में नहीं आया। तुमको समझ में नहीं आया, चल कोई नहीं, हम करा देते हैं। ठीक है, देख वो सही बनाई। वो क्या की, सबसे पहले इसी को, सबसे पहले वो उस फॉर्मूला को ही लगाई, ए परपेंडिकुलर वेक्टर। मतलब क्या, ए वेक्टर माइनस ए वेक्टर, ए पैरेलल वेक्टर। ए पैरेलल वेक्टर का वैल्यू क्या है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर डिवाइडेड बाय बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इनटू बी वेक्टर। इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट करो पहले। तो आई डॉट आई, आई तो है नहीं, तो आई डॉट जे 0 होता है। ठीक है, और आई डॉट के भी 0 होता है, गायब हो गया। 2 डॉट मतलब 2j कैप और ये j कैप यानी 2 हो गया, बाकी सारा तुम्हारा 0 हो गया। तो इनका डॉट प्रोडक्ट हो गया 2। बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना रहे, j का मतलब बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड हो गया, यहां से साइड में लिख देते फटाफट, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का वैल्यू हो गया 2
बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड हो गया रूट ओवर 1 स्क्वायर, यानी जे का कोफिशिएंट है 1 प्लस -3 का होल स्क्वायर मतलब 9, यानी हो गया रूट ओवर 10। तो बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड हो गया √10, बस उसको यूज करना है यहाँ पे। ए वेक्टर का वैल्यू हो गया आई कैप प्लस 2j कैप माइनस ऊपर वाला आया 2, नीचे वाला हो गया √10 का स्क्वायर मतलब 10, और बी वेक्टर मतलब हो गया j कैप माइनस 3k कैप। यशु यहां तक समझ में आया होगा आई होप। 2 और 10 कट गया, 1/5 हुआ। अब ये 1/5 को उसको एलसीएम करके वो इधर ले गई, तो 5 आई कैप प्लस 10 जे कैप और माइनस जे कैप इधर से आया माइनस, और माइनस माइनस प्लस 3k कैप डिवाइडेड बाय होल 5। तो इसका वैल्यू हो गया 1/5 इंटू 5 आई कैप प्लस 9 जे कैप प्लस 3k कैप। समझ में आया? ये था तुम्हारा ए परपेंडिकुलर वेक्टर। तो ए परपेंडिकुलर का मैग्नीट्यूड क्या होगा? अपने को तो मैग्नीट्यूड मांग रहा है, तो मैग्नीट्यूड हो गया 1/5 भी रहेगा रूट ओवर आई कैप का कोफिशिएंट क्या है 5, तो 25 प्लस 81 प्लस 3 का मतलब 9, तो ये बन गया 90 प्लस 25 मतलब हो गया 115, है ना? तो ये बन जाएगा 115। समझ में आया? किसी को कोई डाउट तो पूछो। नहीं सर। ठीक है, इसको 5 को अंदर कर सकते थे, करने से क्या हो जाता, तुम्हारा रूट ओवर 115/25 होता, 5 से कट जा रहा था तुम्हारा, तो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहां से स्टार्ट कर लेते हैं। ए परपेंडिकुलर का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू रूट ओवर 5 से कटने में कितना करे, 5 2 जा 5, 23। रूट ओवर 23/5। तो ये बन रहा है मेरा वैल्यू। समझ में आया यशु? समझ में आया? हाँ। ठीक है, तो ये था उसका किस तरह से हम लोग निकालते हैं। ठीक है, बहुत आसान सा था। चलो अब हम लोग आते हैं, नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट बिटवीन टू वेक्टर्स। क्रॉस और वेक्टर प्रोडक्ट। बिटवीन टू गिवन वेक्टर्स। इसका भी भाई स्टार्टिंग फ्रॉम द डेफिनेशन, ये ध्यान से सुनना, क्योंकि इसमें थोड़ा सा डायरेक्शनल पॉइंट, डायरेक्शनल तुम्हारा नोटेशन है, इसीलिए इसको जानना बहुत जरूरी है। बस तुम लोग को इसको जानने से पहले एक बात तुम लोग को जानना चाहिए कि अगर मान लो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन को हम लोग कैसे दिखाते हैं, खाली ये बताओ। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, मान ले तुम्हारा एक्स वाई प्लेन है, हाँ, एक्स वाई प्लेन में एक पॉइंटर मूव कर रहा है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ये एक्स वाई प्लेन है दर्शनी, ये एक्स वाई प्लेन है ये हाँ पेपर, सर। और उसमें एंटी क्लॉकवाइज घूमेंगे, तो मेरा ये कौन सा डायरेक्शन को बतलाता है, उसका डायरेक्शन को कौन सा डायरेक्शन बोलेंगे? हाँ, अप द प्लेन, मतलब वो के कैप हो गया, यानी वो हाँ, पॉजिटिव जेड एक्सिस को बतलाता है। किसको बतलाता है? पॉजिटिव जेड पॉजिटिव एक्सिस। जेड एक्सिस। तो यहाँ पर इस केस में अगर मेरा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है थीटा, तो हम लोग थीटा वेक्टर क्या लिखेंगे बेटा? थीटा वेक्टर इक्वल टू लिखेंगे थीटा का मैग्नीट्यूड के कैप। यशु समझ में आया क्या किए? हाँ समझ में आ गया। ठीक है, इसको 90 डिग्री मत लिखो, मतलब एक्चुअली 90 डिग्री को थीटा बना दिए, ऐसे करना चाहिए, ऐसे। ठीक है, सिमिलरली अगर मान लो क्लॉकवाइज सेंस होता तो, यानी कुछ इस तरह से होता, अगर अपने इधर जाते तो, मान लो इधर जाते क्लॉकवाइज सेंस, और यहाँ थीटा कर दिया, तो इस केस में ये वाला क्या लिखते हैं? इस केस में थीटा वेक्टर इक्वल टू हो जाता, या थीटा 1 नाम दे देते हैं, थीटा 1 वेक्टर इक्वल टू थीटा 1 का मैग्नीट्यूड, और ये किधर डायरेक्शन था? क्लॉकवाइज, यानी इनटू द प्लेन, एक्स वाई प्लेन है, इसीलिए माइनस इनटू द प्लेन का मतलब माइनस जेड एक्सिस, यानी माइनस के कैप होता है। दर्शनी ये समझ में आया ना? हाँ सर। इसी का इस्तेमाल हम लोग वहां पे करेंगे। अब यहाँ पर क्या हो गया? टू वेक्टर प्रोडक्ट, वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू गिवन वेक्टर्स।
मान ले एक वेक्टर दिया हुआ तेरा ए वेक्टर, या इसको बी वेक्टर ले लेते हैं, ए वेक्टर बी वेक्टर, और ए वेक्टर लेते हैं ये वाला। जब हम लोग ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर के बारे में बात कर रहे हैं, मतलब वी आर टर्निंग ए वेक्टर टुवर्ड्स बी वेक्टर, ये है थीटा। तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज डिफाइंड एज ए वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड इनटू बी वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड, साइन ऑफ एंगल बिटवीन देम, और डायरेक्शन का सेंस कौन बतलाएगा? सेंस ऑफ थीटा। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर मतलब टर्निंग ए वेक्टर टुवर्ड्स बी वेक्टर। तो यहां पर वो थीटा का सेंस जिधर है उसी के आधार पे मेरा क्या होगा, उसका यूनिट वेक्टर, उसको हम लोग एन कैप से डिनोट करते हैं। और ये एन कैप है किधर? एन कैप इज परपेंडिकुलर टू बोथ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, परपेंडिकुलर टू बोथ, क्योंकि इनटू द प्लेन या द प्लेन जो होता है वो पूरे प्लेन के परपेंडिकुलर होता है, यानी ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों के परपेंडिकुलर होगा। बोथ गिवन बाय राइट हैंड थंब रूल। वो जो अभी निकाला वो एंटी क्लॉकवाइज को जो हम लोग अप द प्लेन बोलते हैं, वो एक्चुअली राइट हैंड थंब रूल ही तो था, है ना। हम लोग थीटा को किधर घुमाया? हाँ अपने सर। चार उंगलियों को, राइट हैंड के चार उंगलियों को घुमाया, टर्न किया, और थंब का जो डायरेक्शन है वही हम लोग उसको बताए अप द प्लेन, है ना, गिवन बाय राइट हैंड थंब रूल, हैंड थंब रूल। यशु समझ में आ रहे? हाँ समझ में आ गया। ठीक है सर हम लोग अगर यहाँ पर ए बी साइन थीटा क्यों किए? सब बताएंगे बेटा, टेंशन मत ले। वहां पर जैसे ए बी कॉस थीटा क्यों किए, ये समझ में आ गया ना। हाँ डॉट प्रोडक्ट में इसमें साइन थीटा क्यों करते हैं वो भी समझ में आ जाएगा, टेंशन मत ले। ठीक है, तो इतना तक तो समझ में आ गया। तो इसमें कोई प्रॉब्लम है नहीं अभी सर। तक? नहीं। नहीं। सिमिलरली अगर कोई तुमसे पूछे बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर क्या होता है, बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, तो यहां से क्या होता? सेम वे में बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, साइन ऑफ एंगल बिटवीन देम, और सेंस। जब बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर मींस टर्निंग बी वेक्टर टुवर्ड्स ए वेक्टर, ऐसे लेंगे। तो उस केस में अगर इसको पॉजिटिव थीटा माना तो इसको नेगेटिव थीटा मानना पड़ेगा, या यूं कह लो उस केस में मेरा जो सेंस होगा वो इसके उल्टा होगा, माइनस एन कैप हो जाएगा, है ना। अगर ये एन कैप दिया है तो ये क्या दे देगा? माइनस एन कैप देगा, सेंस उल्टा है ना। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं माइनस ऑफ ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड साइन थीटा एन कैप, मतलब माइनस ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। तो यहां पर सीखने को मिला डॉट प्रोडक्ट का जस्ट रिवर्स है, ये डॉट प्रोडक्ट का रिवर्स नहीं। डॉट प्रोडक्ट में ये ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर जो होता है, बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर सेम होता है, लेकिन इसमें ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर और इज, या यूं कह लो कि यहाँ पे बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर जो था वो माइनस ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर होता है, इक्वल टू, यानी ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर का समेशन 0 होगा। यहां तो कोई प्रॉब्लम है? यहां तक कोई प्रॉब्लम है बच्चा नहीं लोग? सर। कोई प्रॉब्लम नहीं है। वेरी गुड। अब तुम जो पूछ रहे सर साइन थीटा क्यों हुआ, तो उसके लिए हम लोग को जाना पड़ेगा ज्योमेट्रिकल मीनिंग, मीनिंग ऑफ, भले ही दो वेक्टर है लेकिन इसका मीनिंग कंप्लीटली डिफरेंट है। मीनिंग ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। एक्चुअली हो क्या रहा है ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर में, ध्यान से देखो। यहां ए वेक्टर लिया, ये बी वेक्टर है, इसके बीच का एंगल लिया थीटा। याद कर हम लोग क्या करते थे वेक्टर में, एडिशन में क्या करते थे हम लोग? डायगोनल लेते थे, एक पैरेललोग्राम बनाते थे, है ना। तो यहाँ पे भी अपने एक पैरेललोग्राम बनाएंगे।
taking a vector and b vector as a two consecutive sides of a parallelogram, इस पैरेललोग्राम का एरिया कितना होगा? तो पैरेललोग्राम का एरिया कितना होता है? बेस इनटू हाइट ना। ये अगर हाइट है तो अपने क्या बोल सकते हैं? एरिया। एरिया ऑफ द AB पैरेललोग्राम। sin थीटा। बिल्कुल सही। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे बोलो? सबसे पहले तो हम लोग h इंटू बी करेंगे, बी वेक्टर का मॉड, और h मतलब क्या हो गया? a sin थीटा, है ना। इन दिस ट्रायंगल h बाय a इक्वल टू sin थीटा, मतलब a sin थीटा इंटू b, मतलब ए बी साइन थीटा। और ए बी साइन थीटा को अपने लिख सकते हैं ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड साइन थीटा, मतलब दिस इज नथिंग बट क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड। यहां तक तो समझ में आ गया कि क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड क्या होता है? प्रोडक्ट इज नथिंग बट द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम कंस्टिट्यूटेड बाय टू गिवन वेक्टर्स। तो डायरेक्शन क्या दिखलाता है? अब देखो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर कर रहे हैं, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्या करेगा? इसका सेंस दिखलाएगा। तो सेंस जो दिखलाएगा वो एक परपेंडिकुलर डायरेक्शन दिखलाएगा कुछ इस तरह से। तो ये जो डायरेक्शन है ना, ये डायरेक्शन एक इधर में एन कैप है, तो हम लोग कह सकते हैं कि एक ऐसा डायरेक्शन जो कि परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द एरिया है, गिवन बाय द राइट हैंड थंब रूल। दिस विल डिनोट नथिंग बट, ये जो एक वेक्टर क्वांटिटी आया है इसको कैपिटल ए वेक्टर बोलेंगे। दिस कैपिटल ए वेक्टर इज डिनोटिंग नथिंग बट द एरिया वेक्टर। इसको क्या बोलेंगे? एरिया वेक्टर। तो ज्योमेट्रिकली क्रॉस प्रोडक्ट क्या डिनोट करता है? एरिया वेक्टर डिनोट करता है। किसका एरिया? द एरिया कंस्टिट्यूटेड बाय टू गिवन वेक्टर्स। समझ में आया? उसका वेक्टर। अच्छा, एरिया वेक्टर क्या होता है तब? एरिया वेक्टर इज अ वेक्टर क्वांटिटी हैविंग मैग्नीट्यूड एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम और एरिया ऑफ द गिवन फिगर, एंड इट्स डायरेक्शन इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द एरिया। एरिया के परपेंडिकुलर में उसका डायरेक्शन होता है, गिवन बाय द राइट हैंड थंब रूल या सेंस ऑफ रोटेशन। किधर घूम रहे हैं? समझ में आया बेटा? सर समझ में नहीं आ रहा है, ये वो क्या है, वो वाला डॉटेड लाइन? कौन सा डॉटेड लाइन? सर नीचे जो अभी आपने ड्रॉ किया। ये वाला? हाँ। अरे ये वाला 90 डिग्री है ना इसके साथ, तो बोलते क्या है ये? नहीं मतलब वो डिनोट क्या कर रहा है? वो अभी तो दिखाया, ये क्या डायरेक्शन दिखा रहा है? एन कैप दिखा रहा है ना, इनटू द प्लेन बोली ना। अब इनटू द प्लेन कैसे दिखाएंगे? ऐसे ही दिखाएंगे ना। ये वाला मान ले अच्छा। तुम्हारा एक्स, ये वाला एक्स एक्सिस वाई एक्सिस एक्स वाई प्लेन है, उसके परपेंडिकुलर में डॉट 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 लाइन दिखाया, यानी इस पूरे प्लेन के परपेंडिकुलर में है ये। समझ में आया? हाँ हाँ आ इनटू गया। द प्लेन। ठीक है, तो ये एन कैप हो गया। तो एक डायरेक्शन दिखा रहा, मतलब एक डायरेक्शन दिखा रहा, मतलब क्या? एक वेक्टर का डायरेक्शन दिखा रहा। तो कौन से वेक्टर का डायरेक्शन दिखा रहा है? एरिया वेक्टर का। ये जो कैपिटल ए वेक्टर लिखा वो क्या है? एक ऐसा वेक्टर क्वांटिटी जिसका मैग्नीट्यूड क्या है? एक एरिया है। कौन सा एरिया? एरिया गिवन बाय दिस क्वांटिटी। समझ में आया? और ये क्वांटिटी है क्या? इस पैरेललोग्राम का एरिया। तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे? वही चीज यहाँ पे लिखने वाले हैं कि ज्योमेट्रिकली, अभी तक समझ में आया या बोल फिर से बताएं? आ गया। आ गया। तो ज्योमेट्रिकली ध्यान से सुन। ज्योमेट्रिकली ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर denotes an area vector constituted by या formed by a vector and b vector taken as two consecutive sides of a parallelogram. ठीक है? whose direction
किसका डायरेक्शन? एरिया का। बोले सर एरिया का डायरेक्शन अब तक तो नहीं पढ़ा था। आप पढ़ रहे हो बेटा। एरिया वेक्टर का मतलब होता है एक ऐसा वेक्टर क्वांटिटी जिसका एक डायरेक्शन होता है और इसका मैग्नीट्यूड एरिया के इक्वल होता है। यानी अगर ये एक एरिया है ना बेटा, तो इस एरिया, भले ये एरिया है, ठीक है, प्लेन में एरिया, इसको अगर एक वेक्टर से डिनोट करना तो कैसे करेंगे? इसका एरिया का मैग्नीट्यूड ले लेंगे। मान लो इसका एरिया है डेल्टा एस, तो ये एक वेक्टर क्वांटिटी है जो इस एरिया का वैल्यू का मैग्नीट्यूड दिखलाता है, और उसी के परपेंडिकुलर में हम लोग ये, मतलब एरिया के परपेंडिकुलर में अपने को एक एरो से डिनोट करना है। तो ये हो गया एरिया वेक्टर। समझ में आया? अब तुम लोग बोलोगे कि अच्छा सर एरिया वेक्टर आप बोल दिए, चलिए परपेंडिकुलर टू द प्लेन, तो अब एक एरिया का तो दो परपेंडिकुलर होता है, तो कैसे जानेंगे कि कौन सा वेक्टर लेना, ऊपर वाला है या नीचे वाला? तो ये बतलाएगा सेंस ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ द एरिया। जैसे मान लो तुम लोग 10 में अभी पढ़ने वाले हो, आगे चल के करंट वेक्टर एक आएगा, मतलब करंट ऐसे क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा, तो इसका जो एरिया वेक्टर होगा ना वो किधर होगा, किधर, किस सेंस में घूम रहा है ये? एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज अगर घूम रहा है तो एरिया वेक्टर किधर होगा? अप द प्लेन होगा। तो ये जो लूप का जो एरिया बनेगा, इस एरिया वेक्टर ए वेक्टर इधर हो जाएगा, अप द प्लेन, अप द प्लेन। समझ में आया क्या बोला? सर पर करंट तो स्केलर होता है ना? फिर से मैंने कहा कि आप, अच्छा इसमें कहाँ करंट लिखा हुआ बेटा? कहाँ करंट है इसमें? कहीं लिखा हुआ ए वेक्टर सर इज वो इक्वल टू करंट? ए तो एरिया है इसका। नहीं, वो जो तो आई आपने लिखा है, वो अभी आप बोले ना कि वो आई जो होता है वो। बिल्कुल सही, मैंने गलत नहीं कहा। ये आई यानी करंट अगर ऐसे फ्लो करे तो, अच्छा करंट स्केलर क्वांटिटी हो तो करंट का डायरेक्शन नहीं होता? एक ऐसा क्वांटिटी जो कि जिसका डायरेक्शन भी है, मैग्नीट्यूड भी है, फिर भी वो स्केलर क्वांटिटी इज द करंट। यू शुड नो दैट, as क्यों? current is not following any rule of parallelogram law or या वेक्टर any नहीं फॉलो करता, हाँ, वेक्टर रूल नहीं फॉलो। वेक्टर लॉज फॉलो नहीं करता। दर्शनी समझ में आया क्या बोला? अच्छा, हाँ सर आ गया। ठीक है, तो ये आगे चल के पढ़ोगे इसको हम लोग, जो अभी जो हम तुमको दिखाए ना एरिया वेक्टर, वो आगे चल के मैग्नेटिक मोमेंट होता है, मैग्नेटिक मोमेंट में वही एरिया वेक्टर यूज करना पड़ता है। टॉर्क इज एन एरिया वेक्टर, ठीक है, जो रोटेशनल मैकेनिक्स में है, इज एन एरिया वेक्टर। तो यहाँ पे एरिया वेक्टर हम लोग जो निकालते हैं, कैसे निकालते हैं एरिया वेक्टर? तरीका बहुत सिंपल है। सेंस ऑफ रोटेशन दिया हुआ रहेगा या दो वेक्टर दिया हुआ रहेगा। वेक्टर में एक वेक्टर किधर घूम रहा है विद रिस्पेक्ट टू सेकंड वेक्टर, उसके सेंस के आधार पे उसका डायरेक्शन मिल जाएगा, परपेंडिकुलर डायरेक्शन। और एरिया होगा, मतलब वो दोनों वेक्टर मिला के टू कंसेक्यूटिव साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बनाएगा, उसका जो एरिया होगा वही उसका एरिया का मैग्नीट्यूड होगा, और सेंस ऑफ रोटेशन उसका डायरेक्शन दिखाएगा। समझ में आया बच्चे? सर प्रेशर्स हाँ किधर होता है कि वेक्टर? क्या? प्रेशर्स किधर होता है कि वेक्टर? इज अ स्केलर क्वांटिटी। अच्छा, हम भले ही लोग प्रेशर, मतलब ये एक मिनट, हाँ तू अभी जब इसमें हाँ आ रही है ना, इसमें अभी मत आ, क्योंकि जब मैं समझा, हमको समझाने दे, तुमको याद होना चाहिए कि प्रेशर इज इक्वल टू नथिंग बट नॉर्मल फोर्स एक्टिंग ऑन अ गिवन एरिया, है ना? बोली हम्म, सर इसका तो एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, एरिया तो मैग्नीट्यूड होता है। यहाँ पर एरिया मैग्नीट्यूड नहीं होता, यहाँ एरिया वेक्टर पे बात करते हैं। ये एक्चुअली में तुमको कोई नहीं बताएगा, ये चल के आगे चल के हम ही तुमको बताएंगे कि एक्चुअली में होता क्या है। प्रेशर इज टेकन एज नॉर्मल फोर्स का मैग्नीट्यूड, नॉर्मल फोर्स, द वर्ड इज नॉर्मल फोर्स अपॉन अ गिवन एरिया, ऐसे, ठीक है। और ये एरिया किधर लेते हैं? एरिया तब उस केस में इधर लेंगे। ये हो गया। अगर मान लो ऐसे होगा, ये है एरिया, फोर्स ऊपर से काम कर रहा है, तो एरिया वेक्टर भी ऊपर ही लेना पड़ेगा, तब ये हो गया प्रेशर। इसका वैल्यू जो होता है नॉर्मल फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड द प्रेशर। समझ में आया बात? हाँ और ये है इसका एरिया वेक्टर, ठीक है। जो भी हो, ये समझ में आया इस बात को अभी तक? ज्योमेट्रिकली इसका मतलब क्या होता है? गिवन बाय, ये क्या लिखा रही, टू कंसेक्यूटिव साइड्स एंड क्या लिखा, साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम हुज डायरेक्शन is perpendicular to the plane of the area, plane of parallelogram, given by right hand
थंब रूल। इतना दूर तक समझ में आया दर्शनी? हाँ सर, आ गया। चलो अच्छी बात है। अब इसके बाद हम लोग वेक्टर प्रोडक्ट को क्यों इस्तेमाल करेंगे, या वेक्टर प्रोडक्ट से अपने को क्या मिलेगा? वेक्टर प्रोडक्ट जब हम लोग यूज करते हैं क्या मिलेगा? दो वेक्टर क्वांटिटी दिया हुआ है मान ले, तो हम लोगों को अगर कोई पूछे एंगल क्या है इन दोनों वेक्टर का, तो हमको खुजली थोड़ा ना हुआ है जो हम लोग उसको क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे। ठीक है, तो हम लोग डॉट प्रोडक्ट से इसका एंगल निकाल लेंगे। तो वेक्टर क्वांटिटी से अगर दो वेक्टर क्वांटिटी दिया हुआ है तो अपने को क्या मांगा है पता है? उन दोनों के परपेंडिकुलर एक ऐसा वेक्टर क्वांटिटी मांगेगा जो कि परपेंडिकुलर टू बोथ होगा, यानी एन कैप मांगेगा, वो मांगता है। ठीक है, या एरिया वेक्टर मांगता है, ये हम लोगों से मांगता है। तो उसके लिए अपने को क्या जानना चाहिए? क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ स्टैंडर्ड यूनिट वेक्टर्स, ये निकालना पड़ेगा। तो वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ स्टैंडर्ड यूनिट वेक्टर्स, देखो ध्यान से, राइट हैंड थंब रूल यानी राइट हैंड कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम बना ही वेक्टर प्रोडक्ट में है, या बना ही वेक्टर के लिए है। आई क्रॉस इधर आई इधर जे, बीच का एंगल एंटी क्लॉकवाइज, जे इधर के, बीच का एंगल जे से लेके के तक एंटी क्लॉकवाइज, और के से लेके आई तक एंटी क्लॉकवाइज। यू शुड नो दैट, ये तुम लोग सबको पता है। अच्छा, आई क्रॉस के करेंगे, आई क्रॉस जे करते हैं पहले। तो क्या करेंगे? आई क्रॉस आई का मैग्नीट्यूड, जे का मैग्नीट्यूड, साइन 90 डिग्री, और डायरेक्शन किधर होगा बेटा? आई क्रॉस जे करोगे तो किधर होगा? इन द डायरेक्शन ऑफ के, तो ये के कैप हो गया। तो बन गया क्या बच्चों? आई क्रॉस जे इक्वल टू ये वन ये वन ये वन के कैप। अब ऐसे बैठ बैठ के बनाएंगे क्या? देयर मस्ट बी सम एफिशिएंट रूल, एफिशिएंट रूल इज दिस वन। देखो ध्यान से, इधर आई लिखो, इधर जे एंटी क्लॉकवाइज में लेना, बुक में बेवकूफ की तरह क्लॉकवाइज दिखा दिया है। ठीक है, ऐसे आई क्रॉस जे एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट, क्या रिजल्ट आएगा? के आएगा। जे डॉट के एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट, क्या रिजल्ट आएगा? आई आएगा। के क्रॉस आई, क्या रिजल्ट आएगा? एंटी क्लॉकवाइज में जे आएगा। अगर हम लोग एंटी क्लॉकवाइज में, अगर क्लॉकवाइज मूव किया तो लाइक जे क्रॉस आई, ऐसे मूव किया, क्लॉकवाइज मूव किया, तो क्या आएगा मेरा? इधर में माइनस के क्या पाएगा? आई क्रॉस के क्लॉकवाइज मूवमेंट क्या आएगा? इधर में आएंगे तो माइनस जे कैप आ जाएगा, क्लॉकवाइज मूवमेंट से माइनस जे कैप। ये समझ में आया सबको? हाँ सर। हाँ सर, समझ गया। ठीक है, तो जल्दी से अगर ये याद नहीं रख सकते नो प्रॉब्लम, इसको याद रखना, ये मूवमेंट को। तो यहाँ से जल्दी जल्दी हम लोग लिख सकते हैं, क्योंकि बहुत सारा कॉम्बिनेशन बनेगा, इतना याद रखना भी पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो ये वाला याद रखना, इससे तुम लोग आराम से डील कर सकता है, निकाल सकता है। और एक बात, आई क्रॉस आई कितना होगा बच्चों? 0 होगा। क्यों? बीच का एंगल तो 0 डिग्री है ना, तो ये 0। जे क्रॉस जे इज 0, के क्रॉस के इज 0। अच्छा दर्शनी, तू तू मैथ्स में डिटर्मिनेंट के बारे में थोड़ा कुछ भी जानती है? सर सुने हुए हैं, याद नहीं है। सुने हुए हैं मतलब सर थोड़ा बहुत जानते हो सर, नहीं जानते आप। दादी माँ का कहानी बता रही है क्या रे कि सुने हुए हैं सब? तो मैथ्स है बेटा, दादी माँ का कहानी थोड़े ना है कि तू सुनेगी इसको। चल ठीक है, तो कोई बात नहीं, बता देते हैं, सुन। ये वाला क्या होता है, ध्यान से सुना। डिटर्मिनेंट होता क्या? एक्चुअली डिटर्मिनेंट इज अ मैथमेटिकल प्रोसेस of arrangement of certain data and it's to get its certain value. डिटर्मिनेंट है कुछ नहीं, डिटर्मिनेंट ऑलरेडी यू नो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड तो बना ही है ना। अगर तुम चलो डिटर्मिनेंट को तुम्हारे ही मेथड से सिखाते जो तुम लोग सीख के आई है बेटा। a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0,
इसको सॉल्व करने के लिए बोला जाता था, बोला गया है तुम लोगों को क्लास 9 में। कैसे बनाती थी? यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड। क्या बनाती थी? बोल जल्दी। बोल रहे दर्शनी? सर ऐसे से बोल रहे मतलब क्लास 9 में ही तो है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड। सर ऐसे कब बनाते हैं? ए यशु, क्या होगा रे? क्लास 9 में बनाया ना ये वाला क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड? नीचे वाला मतलब x के नीचे हो जाता है a2। A2, हाँ A2। यही सीख, ये लड़का तो जिंदगी में नहीं सीखेगा, पता है बेटा। इसके लिए क्या करते हैं समझी? इसके लिए ऐसे करते थे, इसको ऐसे साइड किया, इसका कोफिशिएंट B1 B2 C1 C2 ऐसे लिखते हैं पहले, B1 B2 C1 C2 ऐसे फॉर्म। अच्छा, इसका मतलब होता क्या है, ध्यान से सुनना। इसका मतलब होता है कि ये डायगोनल का नंबर का प्रोडक्ट और माइनस इन दोनों डायगोनल के नंबर का प्रोडक्ट। मतलब B1 B2 C1 C2। अच्छा सर, वो इज एरिया ऑफ पॉलीगन का वो स्टेयरकेस मेथड। क्या एरिया ऑफ पॉलीगन? किसका एरिया ऑफ पॉलीगन? तो वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में था ना, वो स्टेयरकेस मेथड से हम लोग करते हैं। एरिया ऑफ पॉलीगन या एरिया फॉर्म्ड बाय अ 3 स्ट्रेट लाइन, वो चलेगा। उससे हो सकता है, या तो एरिया ऑफ द ट्रायंगल बोल सकती है। एरिया ऑफ द ट्रायंगल में ये यूज करते हैं, सही बात है। अगर मान लो ट्रायंगल दिया हुआ है तो उसमें तुम्हारा 3 कोऑर्डिनेट अगर दिया हुआ है तो वहां पे वी कैन यूज दिस। ठीक है, चलो B1 C2 माइनस B2 C1, इसका वैल्यू यही होता है। तो दिस इज व्हाट, ये है क्या एक्चुअली में? ये एक डिटर्मिनेंट है। इसको 2 सेकेंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट कहते हैं, यानी रो में भी 2 एलिमेंट्स और कॉलम में भी 2 एलिमेंट्स होगा। एक्चुअली डिटर्मिनेंट में होता क्या है, एक एक एलिमेंट को पकड़ और उस एलिमेंट को छोड़कर बाकी यहाँ पर क्या करना होता है, उसके साथ में किसको मल्टीप्लाई करना होता है, उस रो और उस कॉलम के हटाकर बाकी जो रहा उससे मल्टीप्लाई करना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे हर एक एलिमेंट के लिए इस तरह से करके हमारे पास ये वाला रिजल्ट आता है। जैसे देखो यहाँ पर फिर से समझा रहे हैं, ध्यान से सुनो। ये लिखने का मतलब क्या है, सबसे पहले C1 अकेले डेटा, इसको बोलते हैं 1 ऑर्डर डिटर्मिनेंट। इसका वैल्यू कितना हो गया? C1 बस। सेकेंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट का मतलब, मान लो B1 C1 है, B2 C2 है, इसका वैल्यू चाहिए इस डिटर्मिनेंट का। कैसे निकालेंगे? सबसे पहले B1 को पकड़ने के बाद किसको हटाना है, वो जिस रो से बिलोंग करता है और जिस कॉलम से बिलोंग करता है उसके एलिमेंट को हटाओ, बाकी जो बचा उसके साथ मल्टीप्लाई करो, यानी हो गया इसका वैल्यू B1 C2। आगे बढ़ेंगे मतलब नेक्स्ट एलिमेंट में सेम रो में जाएंगे। तो जैसे सेम रो में जाओगे, यहाँ एक बीच में माइनस साइन आएगा, आप किसको पकड़ेंगे? C2 को पकड़ेंगे, C1 को पकड़ेंगे। तो C1 को पकड़ने के बाद क्या करेंगे, वो जिस रो में और जिस कॉलम में है उसको हटा देंगे। बचा कौन अकेले? यहाँ B2 करेंगे। कौन बचा अकेले? B2 बचा है, तो इसके साथ B2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा B2 C1। वही यहाँ पे लिखा हुआ है। समझ में आया? समझ में आया? सर वो जो लिखा हुआ है ऊपर में, वो मॉड ऑफ C1 इक्वल्स टू C1, वो क्या है? कहाँ मॉड ऑफ C1 लिखा हुआ है? सर वो ऊपर में, इसको वो बोल रही है? इसको नहीं या नहीं इसको? नहीं सर, ये वो वाला, राइट साइड में। ये वाला? अरे बाबा, ये हाँ। मॉड ऑफ C1 नहीं है, ये डिटर्मिनेंट ऑफ वन एलिमेंट है। यानी मेरा डिटर्मिनेंट में क्या होता है, ध्यान से सुन। डिटर्मिनेंट इज अबाउट अरेंजमेंट ऑफ डेटा और उसका वैल्यू। फर्स्ट ऑर्डर डिटर्मिनेंट बोलते हैं, फर्स्ट ऑर्डर डिटर्मिनेंट। ये क्या होता है? इसका मतलब होता है डिटर्मिनेंट को एक तुम्हारा डंडा से इस तरह से दो मॉड की तरह में यूज करते हैं, और उसके अंदर में यहाँ पे हमारा फर्स्ट ऑर्डर मतलब 1 into 1, यानी एक ही रो और एक ही कॉलम होगा। तो एक रो और एक कॉलम कब हो सकता है? जब उसमें एक एलिमेंट सिर्फ एक ही हो। समझ में आया? सिंगल रो और सिंगल कॉलम हाँ कब सर। हो सकता है? जब उसके अंदर में एक ही एलिमेंट होगा। तो एक ही एलिमेंट है, उसका डिटर्मिनेंट का वैल्यू कितना होगा? जो इसके अंदर में जो एलिमेंट है वही होगा।
सी लिखा तो सी होगा। समझ में आया? सेकेंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट हाँ। क्या होता है बेटा? सेकेंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट इसका मतलब होता है यहाँ पे दो एलिमेंट्स है, दो रो और दो कॉलम होगा। तो मान लो ये A1 A2 है और ये B1 B2 है। ठीक है, देख 2 इंटू 2 है, इसीलिए इसको बोलते हैं सेकेंड ऑर्डर। इसका वैल्यू क्या होगा? अब इसका वैल्यू निकालने का तरीका क्या था? यहाँ पे जैसे बोला था ना, एक होने से एक, यहाँ पे पहला एलिमेंट पकड़ो, इसका पोजीशन क्या है? 1 इंटू 1, यानी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। इसके साथ किसको मल्टीप्लाई करना होता है? ये फर्स्ट रो के एलिमेंट को हटाओ, वो जिस रो से बिलोंग करता है और जिस कॉलम से बिलोंग करता है वो उसका, उससे वो मल्टीप्लाई नहीं होता। किससे मल्टीप्लाई होता है? उसको छोड़ के बाकी से मल्टीप्लाई होता है। तो उसको छोड़ के बचा कौन? B2। तो उससे उसका मल्टीप्लीकेशन करेंगे, A1 B2 हो गया। अब उसी रो में आगे बढ़ेंगे तो आया कौन? A2 आया। ठीक है, अब उसके जैसे ही आगे बढ़ेंगे, एक स्टेप आगे बढ़ा तो यहाँ बीच में एक माइनस साइन होगा। अब आ जाए कौन? A2। अब A2 के साथ मल्टीप्लाई करना है, किसको मल्टीप्लाई करेंगे? वो जिस रो और जिस कॉलम में है उसके एलिमेंट्स को हटाकर बाकी से मल्टीप्लाई करना। तो बचा कौन? B1। तो B1 के साथ उसका मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा A2 B1। तो ये सेकेंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट का वैल्यू है। ये समझ में आया बेटा? हाँ सर, आ गया। यही चीज यहां पर करते थे और वही करके यहां पर एक वैल्यू निकलता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में। और क्या आएगा फटाफट देखो, जब हम लोग x के कोफिशिएंट को निकालेंगे तो x बाय कोफिशिएंट में कौन आएगा? B1 C2 यानी ये डिटर्मिनेंट हो गया, माइनस C1 B2 या B2 C1। y में करेंगे तो y वाले को छोड़ेंगे, बचा कौन? अब फिर से इसको हटा दो, इसको हटाने के बाद कौन बचा? A1 C2 और A2 C1 ना। तो पहले यहाँ माइनस साइन आ जाएगा क्योंकि हम लोग लेफ्ट साइड से ले रहे हैं। तो माइनस A1 C2 माइनस A2 C1, ये बाहर एक माइनस आ जाएगा क्योंकि लेफ्ट वाला रो पहले ले रहे हैं हम लोग, लेफ्ट वाला कॉलम पहले ले रहे हैं। तो A2 C1, जब 1 वाला लेंगे मतलब इसको करेंगे, अब दोनों लेफ्ट वाला है तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये वाला बन जाएगा क्या? A1 B2 माइनस A2 B1। देखो ये मिल गया। अब इसका सॉल्यूशन क्या होगा? तो x इक्वल टू हो गया तुम्हारा B1 C2 माइनस B2 C1 डिवाइडेड बाय A1 B2 माइनस A2 B1। ठीक है, सर ये वहाँ x का माइनस वैल्यू हो क्यों गया। आया y के नीचे? कौन सा? ये हाँ। इसका रीजन ये है बेटा, ध्यान से सुनना। हाँ, ध्यान से देख, हम लोग इसको हटा के इसको ले रहे हैं ना, तो राइट हैंड साइड वाले को जब लेंगे पहला, इमिडिएटली राइट वाले को लेना है। तो इमिडिएटली राइट वाले को पहला लेना, उसके बाद वाला सेकंड को लेना, तब हमारा ये पॉजिटिव होगा। लेकिन जैसे यहाँ पे कर रहे हैं तो जो डिटर्मिनेंट हो रहा है उसमें हमारा y के रिस्पेक्ट में लेफ्ट वाले को पहले ले रहे हैं, तो पहला लेफ्ट को लोगे तो यहाँ माइनस आ जाएगा। ठीक है, और जब हम लोग इसको हटा के इसको ले रहे हैं तो दोनों ही लेफ्ट वाले को ले रहे हैं, तो इसीलिए माइनस माइनस प्लस हो गया। समझ में आया? हाँ, आ गया सर समझ में। ठीक है, तो इसीलिए बुक में इतना नहीं लिखा हुआ, बुक में क्या लिखा है? ये नोटेशन है, ये तुमको मान के चलना बस। ये यहाँ साइन ऑल्टरनेट होता है और कुछ नहीं। ठीक है, तो क्यों होता है वो तुमको समझा। बात समझ में आया कि नहीं आया? हाँ सर, आ गया। देखो x का वैल्यू मिल गया और यहाँ से y का भी वैल्यू मिल जाएगा। y का वैल्यू क्या हो जाएगा फिर बताओ फटाफट? माइनस A1 C2 माइनस A2 C1 डिवाइडेड बाय A1 B2 माइनस A2 B1। ठीक है, देखो कितना आसानी से इस सॉल्यूशन का, इस तुम्हारा इक्वेशन का सॉल्यूशन मिल गया तेरे को। x का वैल्यू ये और y का वैल्यू ये। समझ में आया? तो ये डिटर्मिनेंट ही था, लेकिन बताया नहीं जाता कि इसको डिटर्मिनेंट से सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो ये था सेकेंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट। तुमको चाहिए थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट सीखना। थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट क्या है? ध्यान से सुनना। यशो ध्यान से सुनना रे, तुम तो चार्ट लिया होगा पक्का बेटा, जो पहले सिखाया था। थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट कैसे करते हैं बच्चों? देखो ध्यान से, A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3, ऐसे। इसको 3 इंटू 3 डिटर्मिनेंट बोलते हैं। आपने को क्या करना है यहाँ पे? सबसे पहले देखो, अलोंग एक्सपेंशन, अलोंग क्या करेंगे हम लोग? अलोंग रो करेंगे, यानी A1 से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले A1 को चुनना। A1 को अगर चुनोगे
तो क्या करना पड़ेगा, A1 जिस रो में है और जिस कॉलम में है उसको हटाओ, बाकी जो बचा उससे मल्टीप्लाई करो। तो बाकी कौन बचा, ये बचा ना, कौन बचा, ये चारों बचा। तो चारों एक डिटर्मिनेंट है, सेकेंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट, उसके साथ मल्टीप्लाई होगा। तो इसका वैल्यू होगा पहला A1 इंटू डिटर्मिनेंट कौन सा, B2 B3 C2 C3। अब आएंगे फिर जैसे एक स्टेप आगे बढ़ेंगे तो माइनस, अब A2 को उठाओ। अब A2 को उठाया तो A2 देखो कौन सा रो में है, पहला वाला रो और सेकंड कॉलम में है। तो इसको हटा के बाकी कौन बचा, बाकी बचा B1 C1 और B3 C3। तो वो मल्टीप्लाई होगा B1 C1 के साथ और B3 C3 के साथ। फिर एक स्टेप जाएंगे तो फिर से एक माइनस मल्टीप्लाई होगा, यानी माइनस माइनस प्लस हो गया। अब A3 वो जिस रो और कॉलम में है उसको हटा के बाकी कौन बचा, बाकी बचा B1 C1 और B2 C2। अब चलो फर्दर इसको तोड़ेंगे, ये भी एक डिटर्मिनेंट है, वही क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ये वाला इसके साथ मल्टीप्लाई होगा और ये इसके सेम मेथड से। तो ये बन जाएगा A1 इंटू B2 C3 माइनस B3 C2। ये आ जाएगा माइनस A2 इंटू B1 C3 माइनस B3 C1। और ये बन जाएगा प्लस A3 इंटू B1 C2 माइनस B2 C1। और इसको फर्दर मल्टीप्लाई कर दो, आंसर मिल जाएगा। समझ में आ रे, डाउट है, क्या डाउट है बेटा, बोलो। यहाँ पे माइनस और वहां पे प्लस क्यों हुआ है, A1 के बाद यहाँ माइनस A2 और माइनस A2 के बाद प्लस A3 क्यों हुआ है। हम क्या बोले, साइन ऑल्टरनेट होता जाएगा या एक एक माइनस और मल्टीप्लाई होता जाएगा, वही हुआ है। अच्छा, मतलब अगर इसके बाद अगर टर्म होता तो फिर उसमें माइनस हो जाता। बिल्कुल सही जवाब, एकदम सही बोला बेटा। ठीक है, दर्शनी समझ में आया बच्चे। हाँ सर, हाँ सर आ गया। तो एक डिटरमिनेंट का वैल्यू निकाल के दिखाओ। चलो एग्जांपल में ये सीख देख लिया, तो सीख लिया, तो हाँ, ये छापना है, अरे छापना है नहीं नहीं नहीं, दर्शनी, छापना है ना, क्वेश्चन दें। सर हम ऑलरेडी कॉपी कर लिए। चल अच्छी बात है, तो चल एक काम कर, कॉपी कर लिए तो अच्छी बात है बेटा। फाइंड द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट 2 minus 1 0 1 minus 1 2 0 1 minus 1। जल्दी बना। आंसर बता, समझ में आ जाएगा। -3। -3 बिल्कुल सही जवाब। चलो सही जवाब बच्चों का। ठीक है, तो समझ में आ गया कैसे बनाते हैं। ये क्यों सिखाया, क्योंकि वेक्टर प्रोडक्ट में हम लोगों को यही डिटर्मिनेंट यूज होना है। चलो अब यहां पर लिखते हैं, टू फाइंड यूनिट वेक्टर perpendicular to both given A vector and B vector। ठीक है, ये निकालने के लिए तो सबसे पहले हम लोगों को जानना चाहिए A वेक्टर, इफ A वेक्टर इक्वल टू, अगर मान लो दिया हुआ ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप,
और बी वेक्टर इक्वल टू दिया हुआ है बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। ठीक है, तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इक्वल टू क्या होगा बेटा? वो पकड़ के अगर वो धीरे धीरे 9, यहाँ पे देखो अच्छे से 9 टर्म होगा ना, 9 टर्म में 3 टर्म्स गायब हो जाएगा, आई क्रॉस आई 0 हो जाएगा, जे क्रॉस जे 0 हो जाएगा और के क्रॉस के 0 हो जाएगा। एक आएगा आई क्रॉस, देखो अच्छे से बस यहीं पे देखो, उसके बाद हम लोग समझाएंगे कि क्यों ऐसे लिख रहे हैं। एक आई के साथ जब तुम जे को मल्टीप्लाई करोगे तो आई क्रॉस जे के होगा, और एक बार जब तुम वहां पे जे के साथ में आई को मल्टीप्लाई करोगे तो जे क्रॉस आई माइनस के होगा, तो के का 2 टर्म आएगा, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। सिमिलरली आई का 2 टर्म आएगा और के का भी 2 टर्म आएगा। तो उसको दिखाते कैसे हैं? इसको डिटरमिनेंट फॉर्म में इसको दिखाते हैं ऐसे। सबसे पहले यहां लिखो आई जे के, फर्स्ट वेक्टर कौन है? ए, उसके कोफिशिएंट को लिखो ए एक्स ए वाई ए जेड, और बी वेक्टर के कोफिशिएंट को यहाँ पे लिखो बी एक्स बी वाई बी जेड। याद रखना पहला जो है उसी को हम लोग यहाँ पहले रो में डालेंगे, आई आई जे के बाद में सेकेंड रो में पहले वाले वेक्टर को डाल के कोफिशिएंट को डालेंगे, और सेकेंड वाले वेक्टर के कोफिशिएंट को हम लोग थर्ड रो में डालेंगे। अब इसे आराम से देखो मिल जाएगा। यूजिंग डिटरमिनेंट क्या करोगे? आई कैप के साथ मल्टीप्लाई करोगे, इसको करो जल्दी से, कितना आएगा? दर्शनी बोल। सर आई इंटू ए वाई ए वाई बी जेड जेड माइनस बी वाई ए जेड। ठीक है, चलो ए वाई बी जेड माइनस ए जेड बी वाई। जिसको पूछेगा वही बोलेगा यसु। ठीक है, अब यसु तू बोल। यहाँ पर से इसके बाद क्या लिखेंगे? नेक्स्ट में लिखेंगे जे इंटू जे कैप, मतलब हाँ जे कैप इंटू ए एक्स बी जेड माइनस ए जेड बी एक्स। तो यहाँ पर साइन क्या लिखेंगे यहाँ पे बेटा? माइनस प्लस या माइनस। माइनस? ठीक है, तो क्या बोलोगे? ए एक्स बी जेड, सही बोला, ए एक्स बी जेड माइनस ए जेड बी एक्स, है ना, और ये जे कैप होगा। दर्शनी इसके बाद क्या लिखेंगे? जल्दी के बोल। कैप इंटू, हाँ एक मिनट सर, हाँ के कैप इंटू, पहले साइन तो बता क्या लिखेंगे साइन यहाँ पे? सर प्लस 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 के हाँ कैप बोल। इंटू, हम्म, हाँ ए एक्स बी वाई माइनस ए वाई बी एक्स। बिल्कुल सही हो गया इसका वैल्यू। ये समझ में आ गया ना? ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर कैसे लिखते हैं और कितना आसानी से इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं। ठीक है, हाँ। हाँ सर। दर्शनी समझ में आ गया ना? चलो अच्छी बात है, तो ये हम लोग को मिल गया। अब हमको तो यूनिट वेक्टर भी चाहिए बेटा, तो एज वी नो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर स्मॉट बी वेक्टर स्मॉट साइन ऑफ थीटा। अच्छा, इसको लेके कोई चाटना है नहीं, और एन कैप, या यूं कह सकता है कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ये तो मैग्नीट्यूड है ना बेटा, तो दिस इज नथिंग बट ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड एन कैप। ठीक है, ये हो गया। अपने को चाहिए कौन सा? एन कैप चाहिए, तो एन कैप इक्वल टू क्या लिखेंगे? ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर डिवाइडेड बाय ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर है कौन? ऊपर वाला। चलो आगे बढ़ते हैं। अरे कितना अरे 20 हो गया रे, अब इसके बाद नहीं कर सकते, यही लास्ट पेज है बाबू। ठीक है, उसके बाद हमको दूसरा स्लाइड लेना पड़ेगा। 20 पेज आ गया, इतना ज्यादा हो गया। चल ठीक है, देखो एन कैप इक्वल टू, एन कैप इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों? ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का वैल्यू डालो, यानी कौन सा? ये वाला डालो। इतना बड़ा नहीं लिख के हम एक काम करते हैं, ऊपर में लिख देते हैं ऐसे। डिटर्मिनेंट ऑफ आई जे के ए एक्स ए वाई ए जेड बी एक्स बी वाई बी जेड। ठीक है, डिवाइडेड बाय इसका मैग्नीट्यूड का मतलब क्या? इसका मैग्नीट्यूड ना, ये वाला,
इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकलेगा रे? आई कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस जे कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस के कंपोनेंट का स्क्वायर रूट। तो यहाँ पे वो लिखना पड़ेगा स्क्वायर रूट ऑफ ए एक्स, क्या लिखोगे बेटा? ए वाई बी जेड माइनस बी वाई ए जेड बी वाई का होल स्क्वायर प्लस ए एक्स बी जेड माइनस ए जेड बी एक्स का होल स्क्वायर प्लस यहां पर क्या लिखेंगे? ए एक्स बी वाई माइनस ए वाई बी एक्स का होल स्क्वायर। समझ में आया? समझ में आया? हाँ हाँ सर। ठीक है, तो ये बन गया मेरा एन कैप। क्लियर है? पक्का? तो एक सम देंगे फिर। सर मतलब ये ऐसा कोई छोटा तरीका नहीं है क्या सर? ज्यादा क्या छोटा तरीका बेटा? जी सर, मतलब इतने जल्दी बोल। सर बोल रहे हैं कि जैसे देखिए डिटरमिनेंट पर निकालना पड़ेगा, बैठ के फिर स्क्वायर करना पड़ेगा, उसके अलावा कोई और तरीका है क्या करने का इस सम? इस पूरे धरती में इससे आसान तरीका नहीं है बेटा, समझी? ठीक है सर। भले ही तुमको देखने में डर लग रहा है लेकिन करने में 2 मिनट भी नहीं लगता। लिखना बहुत बड़ा होता ना, क्योंकि जनरल डेटा यूज किया ना हम लोगों ने। जब तुम इसको चलो एक एग्जांपल बनाते हैं तो देखो इसका कितना आसान तरीका होगा। इफ ए वेक्टर इक्वल टू लेते हैं, चलो आई कैप माइनस जे कैप, और क्या लेंगे? चलो प्लस 2 के कैप ले लिया, और बी वेक्टर इक्वल टू ले लिया, चलो छोटा लेते हैं, ये जे कैप माइनस 2 के कैप ले लिया। ठीक है, ऐसे लिया। अब क्या करेंगे? फाइंड एन कैप परपेंडिकुलर टू बोथ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर निकालना। तो सबसे पहले अपने क्या करेंगे यहाँ पे सॉल्यूशन में? सॉल्यूशन में क्या लिखोगे? ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। ठीक है, कितना आसानी से होगा तुम देखो, तुम ही लोग देखो। आई जे के 1 माइनस 2 1 माइनस 1 क्या है रे? 1 माइनस 1 2, और यहाँ पे जे के है मतलब ये 0 है, आई वाला 0 1 एंड ये माइनस 2, यही है ना? आई के मल्टीप्लाई करो फटाफट, कितना आएगा? ये वाला ये 2 आया और ये -2, ये -2 आया, तो ये तो गया 0। 2 - 2 मतलब ये 0 आई कैप हो गया। वाह। जे में देखो, जे में क्या आ रहा है? ये -2, ओनली -2 है, तो माइनस ऑफ -2 जे कैप। के में देखो ध्यान से, के में कौन है? सिर्फ 1 है और इधर में कुछ नहीं है, तो ये हो गया, माइनस क्या हो माइनस गया? प्लस प्लस। नहीं, वो -2 into -1। तो माइनस लिखेंगे ना बाद में, एक लाइन और नहीं नहीं, बढ़ाएंगे। वो नहीं, वो आगे वाला आई कैप वाला। आई कैप वाला में क्या आएगा बेटा? -1 कहाँ है ये into वाला? माइनस माइनस तो प्लस। -1 into -2 मतलब तो 2 हुआ ना, 2 और -2 तो 0 हो जाता है ना बेटा। अच्छा अच्छा, सॉरी। ठीक है, तो के वाले में क्या हो गया? ये वाला 1 और इधर में 0, तो ये वाला सिंपल के कैप हो गया। यानी इसका वैल्यू कितना आया? 2 जे कैप जे प्लस कैप के प्लस कैप। ये मिल गया इसका ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होगा रही? रूट ओवर कितना? 4 + 1 यानी √5। तो एन कैप कितना होगा? 2 जे कैप प्लस के कैप डिवाइडेड बाई √5। कितना बड़ा होगा दर्शनी? नहीं सर, छोटा ही है। तुमको ये डेटा देख के डर लग रहा है, लेकिन इसका तरीका बहुत आसान है। ये 2 मिनट भी नहीं लगता एक सम को बनाने में। 2 मिनट बहुत ज्यादा बोल दिया, 1 मिनट भी नहीं लगता। ठीक है, समझ में आया? हाँ सर, आ गया। तो अभी तक वेक्टर प्रोडक्ट ही खत्म हुआ, एक पार्ट और बाकी है। वो पार्ट एक काम कर, कल तो आ ही रही ना? कल आ रही ना 4 बजे? हाँ सर, आ जाएंगे 4 to 6 ना? हाँ 4 to 6, तो कल 4 बजे आ जा। 4 बजे में वो वेक्टर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट बताएंगे, यानी वॉल्यूम ऑफ द पैरेललोपिड, कंडीशन ऑफ कोप्लानरिटी बता देंगे, वेक्टर खत्म। ठीक है, उसका काइनेमेटिक्स स्टार्ट कर देंगे। चलो आज इतना ही रहने दो, इसको अच्छे से प्रैक्टिस करके आना सब कोई। ठीक है? सर एक तो चीज पूछना था
बोल। सर जैसे मतलब अगर हम लोग वर्क डन निकालते हैं तो हम लोग करते हैं एफ वेक्टर डॉट एस वेक्टर, है ना? बिल्कुल सही। तो उसमें तो हम लोग मतलब कब डिसाइड करेंगे कि कब हम लोग को क्रॉस करना है और कब हम लोग को स्केलर करना है? बिल्कुल सही जवाब। थोड़ा सा और टाइम वेट कर ले बेटा, वो सारा तुमको पता चल जाएगा इसका आंसर। जब काइनेमेटिक्स में, जब तुमको डायनेमिक्स समझाएंगे ना, तब तुमको समझ में आएगा कि क्यों हम लोगों ने वहां पे डॉट प्रोडक्ट ही इस्तेमाल किया, वर्क डन कैलकुलेशन नहीं। ठीक है? और क्यों टॉर्क के दौरान में हम लोगों ने वेक्टर प्रोडक्ट इस्तेमाल किया, तो समझ में आ जाएगा। ठीक है? ठीक है सर। डायनेमिक्स में आने दे, उसके बाद तुमको समझ में आ जाएगा, सारा सवाल का जवाब तुमको मिल जाएगा। ठीक है? चलो फिर।